स्वागत। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर हैं। हमारे सामने भगवत गीता के पहले अध्याय का एक अंश है। इसमें दुर्योधन अपने सेनापति और गुरु भी द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। हाँ, ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का क्षण है। और इस बातचीत से, है ना, हम उस वक्त का तनाव, उनकी स्ट्रैटेजी और किरदारों के बीच जो उलझे हुए रिश्ते थे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितनी कुशलता से व्यू में सजाया है। व्यू मतलब वो खास सैनिक फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल। पर ये सुनने में तो जैसे बस सेना की जमावट की बात लग रही है, या इसमें कुछ और भी है, कोई कटाक्ष जैसा? हाँ, बिल्कुल है। ये सीधी तारीफ तो कतई नहीं है। दुर्योधन यहाँ आप देखें तो बड़ी चतुराई से द्रोणाचार्य को कुछ याद दिला रहे हैं। अच्छा, क्या? वो कह रहे हैं कि देखो, पांडव सेना का सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। वही धृष्टद्युम्न जिसे आपने मतलब द्रोणाचार्य ने खुद शिक्षा दी थी। ओहो। और इसके पीछे भी तो एक पूरी कहानी है। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रुपद, उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। हाँ, ये तो सुना है। बल्कि द्रुपद ने तो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और वरदान में खास तौर पर ऐसा बेटा मांगा था, धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अरे, मतलब द्रोणाचार्य ये जानते थे कि इस लड़के का जन्म ही उनकी मृत्यु के लिए हुआ है, और फिर भी उसे सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया? ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल जानते थे। फिर भी वो एक ब्राह्मण थे, आचार्य थे। तो जब धृष्टद्युम्न शिक्षा लेने आया, उन्होंने मना नहीं किया। अपना ज्ञान, अपने सारे सैन्य रहस्य सब सिखा दिए। लेकिन अब दुर्योधन उसी बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो द्रोण की उस उदारता को ही जैसे एक तरह की गलती या शायद कमजोरी की तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? वो इशारों में कह रहे, देखिए आचार्य, आपकी उदारता का क्या नतीजा निकला। आपका ही सिखाया शिष्य आज हमारे खिलाफ सेनापति बनकर खड़ा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पांडवों के साथ भी, खासकर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के साथ, ऐसी ही कोई नरमी बरत लें लड़ते हुए। समझ गया। तो ये सीधी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक तरह का डिप्लोमैटिक प्रेशर है। बिल्कुल, कूटनीतिक तीर कह सकते हैं। दुर्योधन बस ये पक्का करना चाहता है कि द्रोणाचार्य लड़ाई में कोई इमोशनल झुकाव ना दिखाएं, पूरी कठोरता से लड़ें। सही पकड़ा। वो याद दिला रहे हैं कि देखो, तुम्हारी पिछली नरमी का नतीजा सामने खड़ा है। अब आगे ऐसी गलती मत करना, वरना हम हार सकते हैं। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दिमागी खेल शुरू हो गया। बिल्कुल। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी उदारता याद दिलाकर उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की ढिलाई के खिलाफ, आप कह सकती हैं, मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं या सावधान कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि असली तलवारें चलने से पहले शब्दों के बाण कितने गहरे चल रहे थे। सही कहा। तो मतलब बात यह है कि दुर्योधन पहला वार शब्दों से कर रहा है, द्रोण की वफादारी पर ही सवाल उठा रहा है, उनकी उदारता को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। हाँ, तो ये एक श्लोक सिर्फ सेना की व्यू रचना के बारे में नहीं है। ये तो किरदारों के, उनके उलझे हुए अतीत, उनकी मजबूरियों और युद्ध के ठीक पहले चल रहे साइकोलॉजिकल दांव पेच का खुलासा करता है। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे हमारे पुराने रिश्ते, निजी दुश्मनी, यहाँ तक कि किसी की नेकी या उदारता भी संघर्ष के समय एक हथियार बन सकती है। ये जो घटना है, ये आने वाले भयानक और जटिल युद्ध की जैसे एक प्रस्तावना है, एक भूमिका बांध रही है। वाकई महाभारत की हर परत के नीचे एक और गहरा मतलब छिपा हुआ मिलता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या आज की दुनिया में भी ऐसा नहीं होता कि हमारे अतीत के रिश्ते, हमारी पुरानी मेहरबानियां या कोई पुरानी रंजिश अनजाने में ही सही हमारे आज के फैसलों और संघर्षों पर असर डालती हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है।